हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पढ़ने चैनल में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रा आने वाला है, उसके बाद दीपावली आएगा, उसके बाद छठ पूजा आएगा। और ऐसे में एक मिडिल क्लास वालों को बजट संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब हमें बरबस याद आती है बोनस की, कि कहीं से बोनस मिल जाता या जल्दी बोनस मिल जाता तो हमारा घर का बजट सही हो जाता। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनस के बारे में, कि बोनस किसे मिलता है, कब मिलता है और कितना मिलता है। क्योंकि बोनस है वो रेलवे कर्मचारी को भी मिलता है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मिलता है, और साथ ही एक प्राइवेट कर्मचारी को भी बोनस दिया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या सभी कर्मचारियों को बराबर बोनस दिया जाता है या कम ज्यादा दिया जाता है? अगर कम ज्यादा दिया जाता है तो किस स्थिति में कम ज्यादा दिया जाता है, और उसका कैलकुलेशन क्या कैसे किया जाता है? क्या कोई व्यक्ति सस्पेंड है या ईओएल पे है, डाइज नॉन पे है, तो क्या उसका असर बोनस पे पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? तो आज के वीडियो हम सारी जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि बोनस किसे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उन्हें बोनस दिया जाता है, और अगर ग्रुप बी के कर्मचारी है और नॉन गजेटेड पोस्ट है तो उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। मतलब ग्रुप बी के नॉन गजेटेड होना चाहिए, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और प्राइवेट कर्मचारी को तब बोनस दिया जाता है जब वो पिछले साल में कम से कम 1 महीने का पूरा काम किया हो। अगर 1 महीने से कम काम किया हो तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा सवाल आता है कि बोनस कब दिया जाता है। तो बोनस एक्ट 1965 में बताया गया है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो उस फाइनेंशियल ईयर का जो बोनस होगा वो 8 महीने के अंदर आपको दे देना रहता है, किसी भी इंप्लायर को दे देना रहता है। तो आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 8 महीने के भीतर मतलब नवंबर के पहले आपको दे देना रहता है। इसलिए जो ज्यादातर कंपनियां हैं या हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह बोनस दीपावली या दुर्गा पूजा के समय में दे देती है। और यहां पे एक चीज आपको और समझना होगा कि जब भी बोनस मिलता है, जैसे 2021 में आपको बोनस दिया जाएगा तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का दिया जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जिन्होंने काम किया है, जितना काम किया है उसी के बदले में आपको बोनस दिया जाएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग 31 मार्च के बाद हुई है, 2021 में ही ज्वाइनिंग हुई है 31 मार्च के बाद, तो आपको इस वर्ष बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष का जो बोनस मिलेगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में काम नहीं किया है तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कम काम किया है, आप अगर सस्पेंड थे या ईओएल पे थे, डाइज नॉन पे थे, जिसमें आपको सैलरी नहीं दिया गया है, तो उसका भी बोनस कट होता है, प्रो राटा बेस पे दिया जाता है, अनुपात के हिसाब से दिया जाएगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करके देखेंगे या वीडियो के आगे में हम लोग समझेंगे। तीसरा सवाल है कि बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या बेसिक पे कैलकुलेट होता है या उसमें अलावेंस भी जुड़ा हुआ रहता है? तो मैं आपको बता दूं कि बोनस जो कैलकुलेट होता है उसमें बेसिक, डीए, स्पेशल अलावेंस या पर्सनल पे वगैरह अगर मिल रहा है तो सभी पे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी परसेंटेज तय करेगी सरकार तो ये सभी पेमेंट पे किया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि बोनस का जो कैलकुलेशन होता है वो हायर पे 7000 पे होता है। 1 महीने में अगर आपका बेसिक, डीए और स्पेशल पे, पर्सनल पे वगैरह मिला के 7000 से ज्यादा हो रहा है, जो कि हर कंडीशन में आपका, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हर कंडीशन में 7000 से ज्यादा ही होगा, तो आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो महीने का 7000 रुपया है। मतलब 7000 रुपये पे ही काउंट किया जाएगा। तो क्या प्राइवेट कर्मचारी को भी सभी कंपनियां बोनस देती है? तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि प्राइवेट कर्मचारी का वेतन 21,000 से कम होना चाहिए, और उसके कंपनी में कम से कम 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हुए होना चाहिए, और साथ ही कंपनी प्रॉफिट में भी होना चाहिए। अगर लॉस में कंपनी चल रही है तो बोनस देना उसका वो बाध्य नहीं होता है। और अगर किसी कंपनी में बोनस एक्ट लागू हो जाता है, अगर वहां 21 कर्मचारी हो गए, बोनस एक्ट लागू हो गया, तो फिर वहां कर्मचारी अगर 21 से कम भी हो जाते हैं तो भी वहां पे बोनस एक्ट लागू रह जाएगा, और उसे प्रत्येक वर्ष बोनस सभी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय का जो 78 डेज का जो बोनस मिलता है वो कितना मिलता है और कैसे कैलकुलेट होता है। जो आम आदमी है वो जब घोषणा होती है कि 78 डेज का बोनस मिलने वाला है, तो जो आम आदमी है वो समझते हैं कि 78 डेज का बोनस मिलता है, मतलब 78 डेज का पेमेंट मिलने वाला है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जो सिंपल सा जो कर्मचारी है, अगर उसका वेतन 50,000 भी है तो उसका बोनस 78 डेज का तो 1 लाख से ऊपर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो 78 डेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? मान लीजिए 1 महीना में आपका जो सैलरी है वो 7000 है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है वो 7000 ही हम मान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मान सकते हैं।
तो आपका एक महीने का इनकम 7,000 है, तो पूरे एक साल का आपका इनकम कितना हो जाएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84,000 हो जाएगा। और उस 84,000 को फिर हम डिवाइड कर देंगे 365 से, तो हमारा एक दिन का पेमेंट निकल के आ जाएगा। तो 365 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 230 रुपया 13 पैसा, जो एक दिन का हमारा पेमेंट हो गया 7,000 के हिसाब से। और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 78 डेज से, क्योंकि जो घोषणा होता है वो 78 डेज का आपको मिलने वाला है। तो 78 डेज से हम जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,951 रुपया लगभग आता है। वही बोनस रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। तो 78 डेज का मतलब हो गया कि 7,000 आपके इनकम के हिसाब से 78 डेज का बोनस जोड़ा जाता है। और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितना मिलता है, तो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहां भी घोषणा होता है, कहीं कहीं पे 30 दिन का मिलता है और कहीं कहीं पे 60 दिन का मिलता है। तो वहां पे साफ साफ जो सर्कुलर निकलता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि 30 दिन का आपको बोनस दिया जाएगा और 7,000 रुपया दिया जाएगा। जो मैक्सिमम लिमिट है 7,000 रुपया, वो पूरा 7,000 रुपया दे दिया जाता है। और जहां पे 60 दिन का घोषणा होता है तो हो गया 2 महीने का, तो वहां भी लिखा हुआ रहता है कि आपको 14,000 रुपया दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां पर 60 दिन का बोनस मिलता है, मतलब कि आपको 14,000 रुपया बोनस मिलता है। कहीं कहीं ही 30 दिन का मिलता है जहां पे 7,000 मिलता है। तो आपने समझ लिया है कि रेलवे में 78 डेज का बोनस 16,951 रुपए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो बोनस मिलता है 7,000 और 14,000 कैसे मिलता है, क्योंकि वहां पूरे मंथ का दिया जाता है, 1 महीना या 2 महीना। 1 महीना का मिला तो 7,000 रुपया, 2 महीने का मिला तो 14,000 रुपया। अब हम लोग समझते हैं कि एक प्राइवेट कर्मचारी का बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब प्राइवेट कर्मचारी को जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट मिलता है वो कितने दिन वर्क किया है। हो सकता है वो महीने में 10 दिन भी काम करे, हो सकता है वो महीने में 20 दिन भी काम करे, हो सकता है पूरे महीने भी काम करे। अगर वह पूरे महीने काम किया और उसका सैलरी अगर 7,000 से ज्यादा हो गया तो वहां पर हम 7,000 पे ही कैलकुलेट करेंगे। और बोनस एक्ट के तहत जो प्राइवेट कर्मचारियों का बोनस है वो 8.33% दिया जाता है। कम से कम सैलरी का 8.33% दिया जाएगा और मैक्सिमम 20% दिया जाता है। तो अगर जिस महीने में उसका सैलरी 7,000 से ज्यादा हो गया, क्योंकि वो पूरे महीने काम किया, तो 7,000 से अगर उसका सैलरी ज्यादा हो गया तो 7,000 का 8.33% कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हर महीने में कैलकुलेट करना होगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने जो जो महीने में काम किया है उस महीने में उसका महीना वाइज कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जो महीना में वो 7,000 से ज्यादा इनकम किया तो 7,000 का 8.33% कर दिया जाएगा। और बाई चांस किसी महीने में वो ज्यादा छुट्टी पे था, बाई चांस वो 5 दिन ही काम किया या 7 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, मतलब उसका सैलरी 7,000 से कम मिला, 5,000 मिला, तो फिर 5,000 का 8.33% कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और ऐसे कैलकुलेट करते करते देखेंगे कि पूरे साल में उसका बोनस कितना बनता है, और वही एक प्राइवेट कर्मचारी को बोनस दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कर्मचारी गवर्नमेंट में काम कर रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में वह काम पूरे साल नहीं किया है, तो यहां पे क्राइटेरिया आता है कि कम से कम 6 महीने तो काम किए हुआ होना चाहिए। अगर 6 महीना वह काम किया है तभी उसको बोनस दिया जाएगा। 31 मार्च तक उसका जो काम है वो 6 महीने का होना चाहिए, और उससे जितना भी कम रहेगा तो प्रो राटा बेस पर उन्हें बोनस दिया जाता है। और जब 6 महीना जो हम काउंट करते हैं कि 6 महीना वह काम किया है कि नहीं, तो उसमें EOL को माइनस कर देते हैं, सस्पेंशन पीरियड है तो उसे भी माइनस कर देते हैं। और उसका जो बोनस दिया जाता है उसमें भी सस्पेंशन पीरियड को माइनस कर दिया जाता है। EOL है, डाइज नॉन है, तो उसे भी माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड है और उसे बाद में रेगुलराइज कर दिया गया है, क्योंकि अगर उसका कोई भी दोष सिद्ध नहीं होता है, रेगुलराइज कर दिया गया है, तो उसे काउंट किया जाता है। उम्मीद है आपको बोनस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है बोनस से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।